हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रीट के अंदर वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि इसके अंदर हम इसके कार्य इसके बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। अब जब आप इसको मैं पूरा समझा रहा हूँ, साथ साथ में मैं कुछ बातें भी बताऊंगा जो साथ साथ में आप नोट डाउन करते जाएंगे, तो इस तरीके से आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग है और वो भी एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग के अंदर आता है। ये यहाँ पर ध्यान देना है कि एकल झिल्लीबद्ध है, इसका मतलब ये बात तो पता चल गई कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होगा, अनुपस्थित होगा और केवल ये किसमें देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगर हम बात करें पादप और जंतु कोशिकाओं की तो ये दोनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। पादप भी यूकैरियोटिक है और जंतु भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो ये वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी उपस्थित होगा और पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होगा। और तीसरी बात होगी कि ये एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। एंड नेक्स्ट, ये कैसा दिखाई देगा, एक नलिकावत जालिका का जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दूसरी बात करेंगे कि ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे देखो, ये नलिका, ये नलिका, ये नलिका आपस में इस ल्यूमेन के माध्यम से क्या है, कनेक्टेड है। अब दूसरी बात है कि ये कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बिखरा होता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। क्या बात यह है कि ये लगभग आपको गोल्जी बॉडी के जैसा ही दिखाई देगा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूबल्स की, तो हमने वहां पर भी गोल्जी बॉडी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेम टू सेम लगभग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। वहां पे वेसाइकल्स थोड़े से गोल टाइप थे, मतलब राउंड शेप। यहाँ पे क्या है, ओवल शेप भी हो सकते हैं। और जो सिस्टर्नी है, वो सिस्टर्नी वहां पर कुछ इस टाइप से थी और उसके बीच में क्या थे, नोड्स भरे हुए थे, अपारदर्शी द्रव। और यहाँ पर जो ट्यूबल्स हैं वो भी क्या होंगे, साखित होंगे, मतलब यानी कि ब्रांच्ड होंगे। और सिस्टर्नी क्या है, असाखित। जब हम फोटो को साथ में इसके साथ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, यानी कि ये टुकड़े टुकड़ों में बिखरा हुआ है, लेकिन है मेम्ब्रेन सबके, ध्यान रखना। तो ये कोशिका द्रव्य में क्या होगा, बिखरा हुआ। और चपटे का मतलब है ये फ्लैट होगा और थैली युक्त दिखाई देता है। कई बार इसके लिए लिखा जाता है कि ये चपटा है, तो एक के ऊपर एक एक। तो सिक्के के जो गड्ढी होती है, यानी सिक्के के ऊपर सिक्का रखते हैं, तो उस गड्ढियों स्टेक्स के रूप में भी हमारे को क्या दिखाई देता है। अब ध्यान देना, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक कोशिका है और ये मान लीजिए उसका केंद्रक है। अब मैं इस केंद्रक की यहाँ की बात कर रहा हूँ, इधर से ये वाले भाग की, ध्यान रखना। जो ये वाला भाग है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला भाग जो इसका ये हमारे को दिखाई दे रहा है, ये भाग आप मान लीजिए यहाँ पर है। तो ये मैंने यहाँ बता दिया केंद्रक है इसकी, यानी कि केंद्रक की झिल्ली से ही कुछ इस प्रकार की संरचना डेवलप हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये केंद्रक है अंदर, ये केंद्रक की आंतरिक झिल्ली और ये कौन सी होगी, बाहरी झिल्ली। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि कोशिका का आवरण, और दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस है वो ल्यूमेन है। इसी ल्यूमेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब जो हमने इसके ऊपर ब्लैक डॉट बनाए हैं, ये राइबोसोम है, राइबोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसी के कारण से ये राइबोसोम यहाँ पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यहाँ पे राइबोफोरिन प्रोटीन 1 और 2 दो टाइप की होती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो इस ल्यूमेन से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गई, कनेक्ट। मतलब यहाँ से ये तो हो गया इसकी केंद्र की झिल्ली, ये वाली, यानी ये वाला भाग केंद्र के अंदर का। और ये जो झिल्ली है वो मैंने यहाँ बनाई है, आंतरिक झिल्ली, और ये बाहरी झिल्ली। और उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, कनेक्ट होगा। दूसरी बात, कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे टुकड़ों के अंदर कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बिखरा हुआ पड़ा रहता है। अब आगे हम बात करते हैं एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग। दूसरी बात, इसको इंट्रासेलुलर एक्सचेंज सिस्टम भी कहा जाता है। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज का मतलब है कि अंदर ही अंदर कोशिकाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और मैंने आपको उस समय बताया था गोल्जी बॉडी के अंदर कि यहाँ पर जब गोल्जी बॉडी होगा तो ये जो गोल्जी बॉडी है वो मिडल मैन का काम करता है, यानी कि जो भी केंद्रक से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पदार्थों को बाहर निकालना है पैकिंग करके, तो हमने बोला था वहाँ वेसाइकल्स में पैक होते हैं और वेसाइकल्स डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से वो कोशिकाओं को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी कि तो ये हो गया इंट्रासेलुलर एक्सचेंज सिस्टम, कोशिकाओं के अंदर क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं आप, जो मैंने प्रीवियस वीडियो गोल्जी बॉडी का बनाया, वहां पे मैंने इसे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया। मतलब यहाँ से पदार्थ किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है,
तो किस तरीके से पदार्थों को बाहर निकालते हैं वो पूरा एक्सचेंज सिस्टम मैंने उसमें बताया था। तो ये एक मिडल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर एक्सचेंज सिस्टम का काम भी करता है। दूसरा, एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय उपापचय के लिए ये अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। जितना ज़्यादा ये इस तरीके से होगा उतना ही ज़्यादा हमारे को कोशिकीय उपापचय में क्या करेगा, स्थान प्रदान करेगा। क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। जब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अब इसकी संरचना लगभग गोल्जी बॉडी की जैसी है। देखो क्यों, क्योंकि वहां पर भी वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है, मुख्य सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स एंड वेसाइकल्स। सेम टू सेम यहाँ पर वो भी सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूबुल्स। ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो वेसाइकल्स है वो कैसे होंगे, अंडाकार भी हो सकते हैं। ये वेसाइकल्स आप फोटो देख रहे हैं, ये अंडाकार भी हो सकते हैं और अनियमित आकार, कोई फिक्स नहीं है कि भाई गोलाकार ही हो, लगभग अंडाकार और गोलाकार जैसे और कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। अब बात करें ट्यूब्यूल्स की, तो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये शाखित होते हैं। कैसे होते हैं, शाखित। ये ट्यूब्यूल्स सिस्टर्नी और वेसाइकल से भी क्या होते हैं, अटैच हो सकते हैं, बट ये मुख्यतः सिस्टर्नी से क्या होते हैं, अटैच। अब सिस्टर्नी यहाँ पर कैसी है, इस तरीके की लंबी, और कैसी होगी, अशाखित। तो सिस्टर्नी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कैसी होती है, अशाखित और चपटे लंबी होती है। तो ये हो गई सिस्टर्नी। और ये जो सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रही है शाखित स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूल्स या नलिका। और वेसाइकल्स को बोलते हैं आशय और सिस्टर्नी को बोलते हैं कुंडिका। तो यानी कि संरचना इसकी लगभग गोल्जी काय के समान ही है, लेकिन फिर क्या अंतर है, तो बोलेंगे गोल्जी काय एक निश्चित स्थान पर होता है। और यहाँ पर हमने लिखा है कि ये कोशिका द्रव्य में क्या होता है, विस्तृत रूप से फैला होता है। कैसे होता है, विस्तृत रूप से फैला, मतलब बिखरा हुआ होता है। तो गोल्जी काय निश्चित स्थल पर कोशिकांग है, मतलब एक फिक्स जगह होगी उसकी केंद्र के पास में। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से क्या होता है, वितरित का मतलब फैला हुआ होता है, यानी कि बिखरा पड़ा रहता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में कौन सा कोशिकांग बिखरा हुआ पड़ा रहता है, तो आंसर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये पूछ लेते हैं केंद्र के पास में सघन संरचना कौन सी दिखाई देती है, तो आंसर देना है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसे कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पड़ा रहता है और ये किसका बना हुआ है, झिल्ली का, एकल झिल्ली का। और ये वेसाइकल, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, इसलिए इसको बोलते हैं झिल्लियों का तंत्र। क्या बोला जाता है, झिल्लियों का तंत्र। अब इसके हम प्रकार की बात करते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अगर बनता है तो यहाँ तक ही बन जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसके 5-6 कार्य और है वो भी डिस्कस करूँगा, लेकिन वो रीट में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राइबोसोम, जो अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो मैंने ये बना रखी है RER, जो ये फोटो बनाया है, ये इसकी क्या है, ल्यूमेन है। क्या है, ल्यूमेन है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और जो इसका बाहर वाला भाग है, जो मैंने यहाँ पे ये डॉट 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 भरे हैं, ये डॉट डॉट नहीं है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है, जो इसकी सतह पर प्रेजेंट है एक तरीके से। जब आप इसका 3D डायग्राम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसकी सतह पर क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अगर मैं इसको खाली कर दूं, इस वाले भाग को, यानी कि ये डॉट डॉट जो साइन मैंने लगाया, राइबोसोम हटा दें, तो ये फोटो बन जाएगा SER का, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जैसे मान लो ये सतह है, अगर इस सतह पर राइबोसोम उपस्थित है तो ये राइबोसोम की उपस्थिति से क्या हो गई है, खुरदरी हो गई है। तो इसका नाम रख दिया खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर इसकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित है तो इसका नाम हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ध्यान देना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। कुछ लोग इसको अंतःद्रव्य जालिका भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर दानेदार स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है तो वो राइबोसोम है, और इसके कारण से खुरदरी और ये चिकनी। अब जो यहाँ पर ये हमने बनाए हैं, ये क्या है, राइबोसोम है, जो इसकी सतह को क्या कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये हो गई खुरदरी। अगर मैं यहाँ से ये भाग हटा दूं और ऐसा कैसा फोटो और बना लूं और ये राइबोसोम हटा दूं सिर्फ में से, तो ये बन जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसकी सतह पर राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, प्रोटीनों का अंतर होगा यहाँ पर।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक तो राइबोसोम व राइबोफोरिन ये जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, उपस्थित होती है। इस चीज़ का ध्यान देना है एक तो आपको। तो राइबोसोम और राइबोफोरिन प्रोटीन किसकी सतह पर उपस्थित होती है, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका की सतह पर। वैसे राइबोफोरिन प्रोटीन भी यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक तो फर्स्ट और एक होती है राइबोफोरिन प्रोटीन सेकंड। दोनों ही यहाँ पर उपस्थित होती है क्योंकि इसी प्रोटीन की सहायता से ही ये इसकी सतह पर क्या होते हैं, बंधित होते हैं। क्या होते हैं, बंधित होते हैं। और वो भी एटीएस राइबोसोम को ये क्या करते हैं, इनकी बड़ी उप इकाई को क्या करते हैं, बंधित करते हैं। मतलब कुल मिला के ध्यान रखना है कि इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित हैं और ये राइबोफोरिन प्रोटीन फर्स्ट एंड सेकंड के द्वारा क्या होते हैं, बंधित होते हैं। अब लेकिन यहाँ पर अगर स्मूथ की बात आती है तो मैंने अभी बोला कि इसकी सतह पर ये दोनों के दोनों ही क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। कौन सी, राइबोफोरिन प्रोटीन और राइबोसोम दोनों ही क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। तो एक तो हो गया राइबोसोम और एक हो गया राइबोफोरिन प्रोटीन, फोरिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अधिक स्थायी होगा। ये अधिक क्या होते हैं, स्थायी, और ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। दूसरी बात, ये मुख्यतः सिस्टर्नी से निर्मित होते हैं और ये मुख्यतः किससे बने हुए होते हैं, ट्यूबुल्स से बने हुए होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगली बात है इसके कार्य की। तो आपको एग्जाम के अंदर इस चीज़ को इम्पोर्टेंट फोकस करना है कि इसका जो कार्य है वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण भी करेंगे और उसका क्या करेंगे, स्त्रवण भी करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है। और अगर एग्जाम में पूछ लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ देखने को मिलेंगे ज़्यादा, तो सीधी सी बात है, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण सबसे ज़्यादा होगा ये वहीं पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बोल देंगे जैसे यकृत की कोशिकाएँ हैं, अग्नाशय हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं जहाँ पर क्या होता है, मुख्यतः खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं पाई जाती हैं, जहाँ पर मुख्यतः क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की क्रिया क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ पर एक और ध्यान देना, गॉबलेट कोशिकाएं। गॉबलेट कोशिकाएं और लिख लेंगे। और ये जो गॉबलेट कोशिकाएं हैं, जिसको कलश कोशिकाएं भी कहा जाता है, इनके अंदर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगी। ये गॉबलेट कोशिकाएं आपको जो आंत्र की म्यूकोजा होती है लेयर, उसके अंदर जो अपने क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम स्थायी होती है और ट्यूबुल्स से बनी हुई होती है मुख्यतः। और यहाँ पर अगर इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य होगा लिपिड का संश्लेषण। क्या लिखेंगे, लिपिड का संश्लेषण। लिपिड या वसा का संश्लेषण एक ही बात है। और ये आपको वहां पर देखने को मिलेगी जहां पर सबसे ज़्यादा लिपिड का क्या होता है, संश्लेषण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक का मतलब है वसीय ऊतक से, एडिपोज ऊतक है। इसके अलावा यकृत की वसा संग्रहण कोशिकाएं, यकृत के अंदर जो कोशिकाएं वसा का संग्रहण करती है, जब आप हिपेटिक लोब्यूल्स का डायग्राम पढ़ेंगे यकृत पालिका के अंदर, तो वहाँ पर हिपेटिक साइनोसॉइड के बीच के अंदर फैट स्टोरेज सेल प्रेजेंट होती है। वहाँ पर भी आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, देखने को मिलेगा। तो ये हो गई यकृत की वसा संग्रहण कोशिकाएं और एडिपोज ऊतक। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसका जो कॉर्टेक्स का भाग होता है, वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पता चल गया। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण और इसका कार्य है वसा का संश्लेषण। और वैसे सिंपल है, देखो रफ है मतलब राइबोसोम, कुछ कंकड़ आ गए हैं, कंकड़ क्या है, राइबोसोम है, खुरदरा हो गया है, तो मतलब समझ जाना है प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। और जब चिकनी है तो चिकना क्या होता है, तेल, वसा। तो वसा का संश्लेषण कौन करते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो अब हम इस फोटो पे आते हैं, देखेंगे ये जो केंद्रक है, मान लीजिए कि ये केंद्रक है और ये केंद्रक की जो सबसे अंदर वाली झिल्ली है, जहाँ से कोशिका द्रव्य के ये संपर्क में रहेगी, केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहेगी, और ये इसकी है बाहरी झिल्ली यानी कि आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कोशिकीय आवरण से भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। अब ध्यान देना, यहाँ से ये जो है, ये इसका कौन सा भाग है, ये है ल्यूमेन। क्या है, ल्यूमेन। इस चीज को ध्यान देंगे, ये होती है ल्यूमेन।
ल्यूमेन की जो बाहरी सतह है वहां पर देखेंगे जो ब्लैक कलर में हमने बनाई है राइबोसोम है, जो कि राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा बंधित होते हैं, जो कि मुख्यतः 80S यानी 80S राइबोसोम को बंधित करते हैं। तो ये तो हो गए इसके ल्यूमेन और इसकी बाहरी सतह पर। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नलिकावत, यहाँ पे क्या लिखा है, जालिका। अब यहाँ पे रेटिकुलम का मतलब ही होता है जालिका, और जालिका का मतलब हम समझते हैं क्या होता है, नेटवर्क से। क्या होता है, नेटवर्क से। तो ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमारे को दिखाई देती है। और ये भी इसकी क्या होगी, ल्यूमेन। क्या होगी, ल्यूमेन। दोनों सेम टू सेम क्या है, ल्यूमेन है। और ये इसकी बाहरी सतह पर क्या उपस्थित है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। अगर ये नहीं है तो ये बन जाएगी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगर उपस्थित है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, राइबोसोम है। और ये राइबोसोम, अब ध्यान देना, अभी हमने बात की थी कि इसमें कितने अंग होंगे, 3 मुख्य संरचना होगी, वेसाइकल्स, सिस्टर्नी और ट्यूबिल्स। इसके अलावा ध्यान देना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रूपांतरण भी पाए जाते हैं, लेकिन रूपांतरण तो हम तब पढ़ेंगे जब मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करूंगा, तब हम पूरा इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन रीट के अंदर सिर्फ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यह आपको कंकाल व हृदय की पेशियों में भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जिसके अंदर से भी कभी प्रश्न पूछ लें तो आप इसके आंसर दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य तो मैंने आपको बता दिया है कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, और जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उस पर लिपिड और वसा का संश्लेषण होगा। उसमें भी आपको ध्यान देना है, लिपिड वहाँ पर अगर वहाँ पे ग्लाइकोजन ऑप्शन दे तो ग्लाइकोजन भी सही होगा, और अगर लिपिड में पूछा तो आप देना कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, उसका भी संचय करते हैं, क्योंकि लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड दोनों का संचय होगा। और इसके अलावा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा ग्लाइकोजन का भी संश्लेषण होता है, ये भी ध्यान देना है, वो संचय भी करते हैं। और स्टेरॉयड हार्मोन का भी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा ही संश्लेषण होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको समझेंगे। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। और ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का ही एक क्या है, मॉडिफिकेशन है, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का जो रूपांतरण है उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में लिखा हुआ मिलता है सेम टू सेम, ऐसा का ऐसा ही। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप क्या है तो ध्यान देना है कि मांसपेशियों में उपस्थित होता है, और मांसपेशी भी किसकी, कंकाल और हृदय की मांसपेशियां। क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि ये क्या है, संकुचन में सहायक होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो संकुचन नहीं हो पाएगा मसल्स के अंदर। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का रूपांतरण है, और ये कंकाल और हृदय की मांसपेशियों में उपस्थित होंगे। दूसरी बात, ये करते क्या है, ये कैल्शियम +2 और ऊर्जा युक्त जो भी यौगिक है उनका क्या करते हैं, संचय करते हैं, ताकि क्या हो, इस तरीके से संकुचन क्या हो सके, संपन्न हो सके। तो कैल्शियम +2 और ऊर्जा युक्त यौगिकों का ये क्या करते हैं, संचय करते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे, झिल्ली में यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो एकल झिल्ली है उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम जैसे सुक्रेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड मैग्नीशियम +2 एटीपेज, इसके अलावा NADP2 और डाइफॉस्फेटेट एस्कॉर्बिक सिंथेसिस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ पे सुक्रेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड मैग्नीशियम +2 एक्टिवेटेड एटीपेज एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। ध्यान देना, कैल्शियम +2, ध्यान दो ये पे, यहाँ पे मैग्नीशियम +2, यानी कि मैग्नीशियम +2 क्या कर रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स के अंदर उनमें भी हेल्प है, बट मेन यहाँ पर कौन होगा, कैल्शियम +2, इस चीज़ का ध्यान रहेंगे। और ये जो मैग्नीशियम +2 है ये ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में क्या है, यूज होता है। नेक्स्ट आगे है अंतः कंकाल का निर्माण, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये यांत्रिक आधार भी प्रदान करता है। कैसे, क्योंकि इसके द्वारा सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, निर्माण होता है। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर मैंने तीनों लिख दिए हैं। अंतः कंकाल का निर्माण यानी कि एंडोसाइटोस्केलेटन, यानी कि कोशिका का जो है अंतः कोशिकीय कंकाल, वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो है सूक्ष्म नलिका, ये तो है नलिका, और ये है सूक्ष्म तंतु। तो ये तो हो गए अपने ट्यूबल्स, का मतलब हो गया सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु और अंतःप्रद्रव्य जालिका।
इन तीनों से मिलकर के हमारा अंतः कंकाल बना होता है। तो यहाँ पर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः कंकाल में भी सहयोगी होगा। और इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण तो आपको मैंने बता दिया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका की सतह पर किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। दूसरा, ग्लाइकोजन और लिपिड का संश्लेषण बोलेंगे तो किसके द्वारा होता है? चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका के द्वारा होता है। और लिपिड में यहाँ पर हम ध्यान देंगे, एक तो क्या लिखेंगे? कोलेस्ट्रॉल व फॉस्फोलिपिड। क्या लिख देंगे? कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेरॉयड हार्मोन का भी यहाँ पे क्या होता है? संश्लेषण होता है। और इसके अलावा कोशिकीय उपापचय क्रियाएं भी यहाँ पर संपन्न होगी। और ध्यान देना, गोल्जी बॉडी का निर्माण और लाइसोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? अंतः प्रद्रव्य जालिका के द्वारा होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले गोल्जी बॉडी का निर्माण होगा और इसी गोल्जी बॉडी से बाद में लाइसोसोम का निर्माण होगा। इस चीज़ का ध्यान देंगे। और इसलिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसके साथ में निकटतम संबंध है? तो आप आंसर देंगे गोल्जी बॉडी का निकटतम संबंध है। क्योंकि ध्यान देना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडी बनेगा और इससे लाइसोसोम। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा? निकटतम संबंध होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का। अब है आविसीकरण, यानी कि कोशिका के अंदर ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो जहरीले होते हैं, आविश यानी कि जो कोशिका को हानि पहुंचा सकते हैं। तो उनके लिए एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जो कि क्या करते हैं? कोशिका के अंदर आविसीकरण यानी कि विषैले पदार्थों को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।